अगर वो केस को लेकर है, चाहे वो फैक्ट इन इश्यू को लेकर है, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट को लेकर है, हम उसको एविडेंस बोलते हैं। इन शॉर्ट, केस के अंदर जो मैटर इन इंक्वायरी है, जो भी मुद्दा चल रहा है, किसी भी चीज का मुद्दा इंक्वायरी में चल रहा है, उस पर कोई भी तथ्य आते हैं, उसके होने पर या उसके ना होने पर, चाहे वो तथ्य ओरली थ्रू विटनेस आ रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आ रहे हैं, हम उसको एविडेंस बोलते हैं। तो अगर हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस का जो टर्म होता है, वैसे तो एविडेंस वर्ड डिफाइन नहीं, मतलब एविडेंस वर्ड डिफाइन नहीं है। जो आपका साक्ष्य अधिनियम है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो एविडेंस की मीनिंग में सिर्फ इतना बोलता है कि भैया एविडेंस दो तरह के होते हैं। एविडेंस वर्ड डिफाइन नहीं है। तो एविडेंस को लेकर हम सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो रिलेट करता है टू मैटर इन इंक्वायरी, कोर्ट में जो भी मुद्दा मैटर इंक्वायरी में चल रहा है उसको लेकर। अब ये फैक्ट चाहे तो ओरली हो, थ्रू विटनेस आए, ओरली थ्रू विटनेस आ रहा है कि गवाह आके इस पे कोई बात बता रहा है, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बोल दीजिए या डिजिटल बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में। कैसे? कोर्ट में सवाल ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है। एक गवाह आता है, वो बोलता है कि हाँ साहब ये प्रॉपर्टी इसकी है, ओरल एविडेंस। कोर्ट में सवाल उठता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है। एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस का, जो ये बोलता है कि हाँ साहब प्रॉपर्टी मेरी है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि अगर वही डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? यस, इसमें कोई भी डाउट? चलिए अब अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये बात तो पढ़ ली कि भाई एविडेंस क्या होता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए, हमने ये बात तो पढ़ ली भाई एविडेंस क्या होता है। अब आप इसको लिखोगे कैसे? अगर मान लीजिए लिखने को ऐसा आ जाता है, ये हम शॉर्ट नोट की बात कर रहे हैं। आपसे कभी भी ये 2 या 3 नंबर का अगर पूछता है तो हम सिर्फ डेफिनेशन वाली बात लिखते हैं और आंसर खत्म करते हैं। बट अगर शॉर्ट नोट में आ रहा है ना 6 नंबर 8 नंबर में, तब हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि उसमें हमको पूरा पूरा उस मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना पड़ता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हमने ये तो देख लिया कि भाई एविडेंस ओरली भी हो सकता है, एविडेंस डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। हालांकि एविडेंस सिर्फ ये 3 फॉर्म नहीं होते हैं, बट अगर हम डेफिनेशन में लिखते हैं तो हम सिर्फ इतनी सी बात लिखते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो ओरल हाँ ओरली है या फिर इन डॉक्यूमेंट फॉर्म है या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म है। अगर हमको लिखना पड़ेगा, जिसको हम एक तरह की इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, विच रिलेट टू मैटर अंडर इंक्वायरी, जो रिलेट किसको कर रहा है? टू मैटर इन इंक्वायरी। केस के अंदर जो भी इंक्वायरी चल रही है उसको लेकर वो रिलेट करता है, हम उसको एविडेंस बोलते हैं। बात ही खत्म। अब यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है। वो पूछता है एविडेंस क्या है और एविडेंस के काइंड्स बताइए। एविडेंस कितने तरह के हैं? तो अगर हम ये क्या कहते हैं अपने डेफिनेशन वाला पॉइंट उठाएं तो एविडेंस 2 तरह के हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। पर अगर हम इस मुद्दे को टॉपिक को उठाते हैं तो एविडेंस जो होते हैं वो है, एक तो मतलब लिखता जाता हूं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, जो हमने कल पढ़ा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी बोलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर उसके बाद आ जाइए आप प्राइमरी सेकेंडरी। फिर आप आ जाइए रियल, पर्सनल।
अब ध्यान देना, उसके अलावा एक और है, चलो यहां लिख देता हूं, हियरसे एविडेंस। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके बारे में साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं लिखा नहीं गया है। अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूं तो ये लिखे गए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका है ये 62, 63 साक्ष्य अधिनियम में है, ठीक है। आपका हियर से एविडेंस डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया, तो छोड़ देते हैं। ओरल डॉक्यूमेंट्री लिखे गए हैं, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रियल पर्सनल नहीं लिखे गए। अगर मैं इनके बारे में ये बोलूं भाई कहीं ये लिखे गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, नहीं डिफाइन किए गए हैं। बाकी ये 4 तो डिफाइन किए गए हैं। तो अब अपने इनको पहले इनके मीनिंग पे आते हैं, इनके सेक्शन नंबर्स पे नहीं जाएंगे, पहले इनके मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग समझते हैं, फिर सेक्शन नंबर पे जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कोई एविडेंस ओरल हो सकता है तो वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, अगर वो ओरल हो सकता है तो वो रियल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कंसेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं, वेरी गुड इवनिंग, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं कि अगर एविडेंस डायरेक्टली केस को लेकर है तो वो डायरेक्ट एविडेंस है, अगर एविडेंस इनडायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, कोई ऐसा कागज आ रहा है जिसके बेस पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी एक ही है, डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस। बट अगर ऐसा कोई कागज नहीं आ रहा है, ऐसी कोई घुमा फिरा के बातें निकल रही हैं, तब हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर सरकमस्टेंशियल। तो पहले अपने इन पे डील कर लेते हैं, फिर इस बात पे आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं ओरल एविडेंस को लेकर। ओरल एविडेंस को लेकर हमने कल भी बात की थी कि ओरल एविडेंस हम कब बोलते हैं, तो ध्यान दे देना। ओरल एविडेंस को लेकर हम बात तब बोलते हैं अगर जो एविडेंस होता है इन विटनेस फॉर्म होता है। विटनेस आके कोई बात बताता है, कोर्ट को आके कोई बंदा कोई बात बताता है, तो हम बोलते हैं ओरल एविडेंस, एविडेंस इन विटनेस फॉर्म। अब आगे की बात ध्यान देना। ओरल एविडेंस के बारे में जब हम लिखते हैं कि ओरल एविडेंस क्या होता है, तो हम ये बात बोलते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट, जस्ट मिनट, कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस बिफोर कोर्ट जो रिलेट करती है टू मैटर इन इंक्वायरी। तो हम ओरल एविडेंस कब बोल सकते हैं, अगर वो विटनेस द्वारा बोली गई बात है और वो एक स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, तब हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। इसको लेकर कोई भी डाउट? यस, अभी तक कोई भी डाउट? चलिए अब अपने बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी बात को। तो अब ध्यान देना, ओरल एविडेंस हम कब बोलते हैं, कोर्ट के अंदर विटनेस द्वारा जो भी बातें बोली जाती हैं और जो केस को लेकर होती हैं। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं ओरल एविडेंस में, क्या क्या होता है? ओरल एविडेंस स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट का ही ओरल फॉर्म में बोलते हैं, कथन, कोर्ट के अंदर जो भी आके बात बोली जाती है स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। ओरल एविडेंस जिस पर्सन द्वारा ये बोला जाता है उसको हम बोलते हैं विटनेस। तो हम बोलते हैं कि भैया ये कोर्ट में एक गवाह आता है और वो गवाह आके बात बोलता है, तो ओरल एविडेंस किसके द्वारा होता है, बाय विटनेस। बट ये बात ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं कि विटनेस कोर्ट में आके कुछ भी बोल रहा है और वो ओरल एविडेंस है, नहीं सर। वो जो बातें हैं, वो जो स्टेटमेंट है, वो रिलेट करना चाहिए केस को लेकर, जिसको हम बोलते हैं, केस की जगह हम क्या बोलते हैं, रिलेट करना चाहिए टू मैटर इन इंक्वायरी। हम मैटर इन इंक्वायरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि भाई केस से चाहे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है चाहे इनडायरेक्टली, बस केस से रिलेट करना चाहिए, जिसके लिए हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैटर इन इंक्वायरी। तो अब ध्यान देना,
विटनेस द्वारा बोली गई कोर्ट के अंदर कोई भी बात, सॉरी ये और लिख देते हैं, इन कोर्ट विटनेस द्वारा बोली गई कोर्ट के अंदर कोई भी बात जो केस को लेकर है वो है ओरल एविडेंस। अब ध्यान देना, इसके अंदर चाहे तो विटनेस पर्सनली प्रेजेंट है कोर्ट में तो भी ओरल एविडेंस है, और चाहे तो विटनेस अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉनिकली, क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ओरल एविडेंस है। जी वेरी गुड इवनिंग। अब ध्यान दे देना, तो ओरल एविडेंस हम कब बोलते हैं, अगर विटनेस द्वारा बोली गई कोई भी बात जो कोर्ट को लेकर है, कोर्ट के अंदर केस को लेकर जो भी बोली गई बात है, और इसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वाली बात कि चाहे विटनेस कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट है, चाहे कोर्ट के अंदर वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट है, हम उसको ओरल एविडेंस की कैटेगरी में ही मानेंगे। तो अब आ जाइए इस पे एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अपने को डाउट क्लियर हो जाए। इलॉन मस्क कोर्ट में प्रेजेंट होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और अपने बयान देता है। बयान का मतलब ही क्या होता है, केस को लेकर वो कोई बात बताता है। हालांकि अगर हम बात करें कि वो जो प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होने के बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑब्वियस है कोर्ट में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी, बात को रिकॉर्डिंग तो होएगी ताकि एज एन एविडेंस उस चीज को रखा जा सके। मान लीजिए मामला अपील में जाता है तो अपीलेट कोर्ट में वो काम आएगी बात। तो हमसे ये पूछा जाता है कि भाई इलॉन मस्क आता है, इलॉन मस्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट होता है और अपनी बात बोलता है, ये किस तरह का एविडेंस है, ये किस तरह का एविडेंस है। हमसे पूछा जाता है कि एक पर्सन जो बोल नहीं सकता, इशारों से, साइन लैंग्वेज से अपनी बात बताता है, ये किस तरह का एविडेंस है। हमसे पूछा जाता है पर्सन बोल नहीं सकता, कोर्ट में लिख कर अपनी बात बताता है, जो वो बोलना चाहता है ना वो लिख कर बताता है। अब ध्यान देना ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा है, चलिए लाइट आ गई है, ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा है, इलॉन मस्क है, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट होता है, तो अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो खुद कोर्ट में आके बात बोल रहा है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहा है, इसको हम ओरल एविडेंस ही बोलेंगे, कोई भी पर्सन जो बोल, अब ध्यान देना ये क्या बोल रहा है कि भाई वो बोल नहीं सकता, अगर वो बोल सकता, सॉरी कैमरे को लेकर इश्यू आ गया, अगर वो बोल सकता तो फिर वो अपनी बात कैसे बताता, बोल के बताता। अगर वो बोल सकता तो वो अपनी बात कैसे बताता, बोलकर बताता। तो उस केस में हम क्या बोलते कि भैया ये ओरल एविडेंस है, अगर बोल सकता तो। पर क्योंकि ये यहां बोल नहीं पा रहा तो साइन लैंग्वेज से अपनी बात बता रहा है, बोल नहीं पा रहा तो साइन लैंग्वेज से अपनी बात बता रहा है। मानते हैं आपकी बात, बोल नहीं पा रहा तब, पर ये एक अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट यूज कर रहा है वो, कि जब बोल नहीं पा रहा तो साइन लैंग्वेज। कानून बोलता है ये किस चीज का अल्टरनेट है साहब, ये ओरल एविडेंस का अल्टरनेट है, तो इसको ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। सेम थ्योरी यहां लगाई है कि अगर ये बंदा बोल सकता तो कोर्ट में अपनी बात बोलकर बताता, हाँ साहब बोलकर बताता, लिखकर क्यों बता रहा है, साहब बोल नहीं सकता, तो ये भी एक तरह का अल्टरनेट है ऑफ ओरल एविडेंस। जी साहब, तो ये भी ओरल एविडेंस है। तो ध्यान देना यहां पर बात
हालांकि हम ओरल एविडेंस में बहुत ऐसे जो बात बोलते हैं तब इतनी सी बात बोलते हैं कि भैया ओरल एविडेंस का मतलब है जब कोर्ट के अंदर विटनेस अपनी बात बोलता है और जो केस को लेकर होती है, दैट इज ओरल एविडेंस, बात खत्म। पर सिर्फ इतना नहीं है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के अंदर कई चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, पहला एक तो ये है कि भाई वो ये सॉरी पहला तो ये बात कि सिर्फ इतना नहीं है कि विटनेस कोर्ट के अंदर अपनी बात बोलता है और वो केस को लेकर होना चाहिए, वो ओरल एविडेंस है। विटनेस चाहे पर्सनली प्रेजेंट हो रहा है चाहे इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो रहा है, वो ओरल एविडेंस है। दूसरा दूसरा जिसका आपने एग्जांपल किया कि बंदा जो है इलॉन मस्क इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट हो रहा है, ओरल एविडेंस है। पर्सन बोल नहीं सकता, साइन लैंग्वेज से अपनी बात बता रहा है। पर्सन बोल नहीं सकता, साइन लैंग्वेज से अपनी बात बता रहा है, वो भी ओरल एविडेंस है, वो भी ओरल एविडेंस है। क्यों? क्योंकि साइन लैंग्वेज ओरल एविडेंस का अल्टरनेट में यूज की जा रही है, ओरल एविडेंस कहलाएगी। पर्सन बोल नहीं सकता, कोर्ट में लिखकर अपनी बात बता रहा है, ये भी ओरल एविडेंस है। इसको लेकर कई बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं और ज्यादातर एग्जाम्पल ये वाला पूछा जाता है, साइन लैंग्वेज वाला। जी, कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का, फिर अपने कंटिन्यू करते हैं। पहला काइंड ओरल एविडेंस, हालांकि हम ओरल एविडेंस पढ़ चुके हैं पहले भी, बट इस तरह से अपने नहीं पढ़ा था। अपने सिर्फ उसके अंदर बेरेक्ट की जो बातें हैं सिर्फ उतनी ही पढ़ी थी। यस, कोई भी डाउट इसके अंदर किसी भी तरह का, अगर आपको कुछ भी ना समझ आए और अगर समझ भी है तो बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा तो भी बोल सकते हो, ताकि अपने उस चीज को लेकर। हेलो जी सोफिया, ओके, आपके एक फ्री कोर्स शो हो रहा है ट्रायल स्टोर के अंदर? स्टोर में आपके एक फ्री कोर्स शो हो रहा होगा। वेबसाइट से कर रहे हो या ऐप से कर रहे हो? ठीक है, तो पहले आपने किस में ज्वाइन कर रखा था, फ्री कोर्स में या ट्रायल में? ट्रायल में ना, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए अब आते हैं ओरल के बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक मिनट यार, अच्छा ठीक है, कोई तो वो बदलने वाला हो गया लग रहा है, तभी नहीं, चलो बाद में बदलेंगे। ओरल के बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर जो एविडेंस है वो इन डॉक्यूमेंट फॉर्म है, डॉक्यूमेंट फॉर्म है। अब इसमें ध्यान देना, अगर जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जिसको हम लेकर हम सिंपल बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट रिलेट टू मैटर इन इंक्वायरी, बात खत्म, बात खत्म। ये होता है, तो कोई भी ऐसा कागज, कोई भी ऐसा कागज। अब इसमें एक नई बात और हम बोलने लग गए हैं, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जो केस को लेकर है, और इसके अंदर वो सब भी इंक्लूड है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी मान लो, फॉर एग्जांपल अपने इलॉन मस्क वाला ले लेते हैं। वो कहता है कि भैया ऐसा है, इलॉन मस्क जो है ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट होता है और अपने बयान देता है, वो ओरल एविडेंस है।
पर अगर उसके बाद उसका एक डाटा मेंटेन किया जाता है, उसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को यूज किया जाता है कहीं भी किसी भी स्टेज में, मान लो मामला अपील में हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वहां पे वो रिकॉर्डिंग, इलॉन मस्क नहीं प्रेजेंट हो रहा, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो यूज की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। विटनेस प्रेजेंट हो रहा है और बात बोल रहा है, वो ओरल एविडेंस है, पर विटनेस की रिकॉर्डिंग को आप यूज कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ध्यान दे देना इस बात को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम कब बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम तब बोलते हैं, एक जो पहले तो क्या था, पहले सिंपल सी बात चलती थी, पहले हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं यूज करते थे, ये बात को पहले इतना ही बोला जाता था, कोर्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो केस को लेकर होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब इसके अंदर एक नई बात और बोलने लग गए हम कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी प्रोड्यूस किया जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस की जाती है, कोई पीडीएफ पेश की जा रही है, कोई क्लिप पेश की जा रही है, वो सब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब यहां ध्यान देना, अपने ने काइंड्स ऑफ एविडेंस में एक बात बोली थी कि भाई काइंड्स ऑफ एविडेंस कितने तरह के होते हैं, तो हमने ओरल और डॉक्यूमेंट्री ये सब बोले। अब इसके अंदर एक बात ध्यान दे देना, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये दो काइंड बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही ये दो काइंड बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब ध्यान देना, वो बात हम यहां भी लिखेंगे, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सप्री में कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने तरह के होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात यहां इसको हटा देता हूं, कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, एक जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। एक है प्राइमरी एविडेंस और एक है सेकेंडरी एविडेंस। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा ओरल एविडेंस, हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को लेकर है, तो यहीं से अपना एक दूसरा और टॉपिक हो जाएगा। तो अब अपने आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस को लेकर सिंपल सा मतलब है, भाई ऑब्वियस प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के ही तौर काइंड है। अगर कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है वो ओरिजिनल फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उठता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है, जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज पेश किए जा रहे हैं वो प्राइमरी एविडेंस है। अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में पेश किया जा रहा है, जो उसको हम बोल सकते हैं उसका जो फर्स्ट जो उसका हैंड है, वो प्राइमरी एविडेंस है। डॉक्यूमेंट की कॉपी पेश की जा रही है, डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा रही है, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई बंदा आके बयान देता है, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई ऐसा कागज होता है जो कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता, मान लीजिए कोई बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल कागज है, तो उसको लेकर जो बंदा, जो उस डिपार्टमेंट का पर्सन होता है ना, वो सिर्फ आके बयान दे देता है कि हाँ साहब इस कागज में ऐसी ऐसी बात है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। तो ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि विटनेस आके जो भी बात बोल रहा है वो ओरल या फिर ओरल एविडेंस ही बनेगा। अगर विटनेस आके कोई ऐसी ओरल बात बोल रहा है और वो किसी कागज को लेकर बोल रहा है, किसी कागज की बात को लेकर वो ओरल एग्जामिनेशन दे रहा है कि हाँ साहब ऐसे ऐसे कागज में ये बात लिखी गई है, तो उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। हम उसको ओरल एविडेंस तो बोल सकते हैं, पर वो सेकेंडरी एविडेंस भी बनेगा अंडर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। क्यों? क्योंकि वो उसके किस चीज को लेकर बोल रहा है, डॉक्यूमेंट को लेकर। तो एक बार अपने लिख देते हैं, फिर इसके एग्जांपल भी कर लेंगे। प्राइमरी एविडेंस सिंपल है, अगर डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर्म पेश किया जाता है, ओरिजिनल फॉर्म, वो प्राइमरी एविडेंस है, बात ही खत्म। कोर्ट के अंदर कोई भी कागज आता है जो ओरिजिनल फॉर्म में है, जो उसका ओरिजिनल कागज है, वो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस है। तो अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में है वो है प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस को लेकर हम ये बात बोलते हैं कि भैया अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं, अगर
कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट या कॉपी ऑफ ओरिजिनल बोल सकते हो आप, कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इवन सर्टिफाइड कॉपी हो चाहे, क्योंकि सरकारी कागजों की क्या होती है, सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है। इवन ओरल अकाउंट भी हो, ओरल स्टेटमेंट एज टू डॉक्यूमेंट, एज टू डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, देखो प्राइमरी में तो हमको कुछ नहीं ध्यान देना, इतना ध्यान देना कि भैया अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में है वो प्राइमरी एविडेंस से बात खत्म। यहां ध्यान दे देना, डॉक्यूमेंट की कॉपी पेश की जा रही है, वो कह रहा है कि साहब डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, तो वहां ये मत सोच लेना कि यार सर्टिफाइड कॉपी है तो प्राइमरी नहीं सर, कॉपी मतलब कॉपी, चाहे वो सर्टिफाइड हो चाहे ना हो। सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, बस इतना होता है कि कोई सरकारी ऑफिसर उस पर सर्टिफाई कर देता है, मतलब उस पर मोर कर देता है कि हाँ ये कागज, ये जो कॉपी है ये सही कॉपी है। सर्टिफाइड में बस इतना ही होता है कि एक सरकारी ऑफिसर ये मोहर लगा देता है, सील लगा देता है कि ये जो कॉपी है ना ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बस इतनी बात होती है, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। और उसके अलावा भी अगर वो ये बोल दे कि कोई एक विटनेस आता है या कोई एक बंदा आता है, वो अपने बयान दर्ज कराता है किस चीज को लेकर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर, कि मैंने ऐसा एक कागज पढ़ा था, इस कागज में ये था, तो वो भी क्या है, वो ओरल एविडेंस तो है। ये मत बोल देना कि ओरल एविडेंस नहीं है, ओरल एविडेंस तो है क्योंकि वो बयान दे रहा है, पर वो सेकेंडरी एविडेंस भी बना, वो सेकेंडरी एविडेंस भी बना कि वो ये बोल रहा है कि साहब कि मैंने जो वो जो बात बोल रहा है वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर, कि उस कागज में ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था आपको कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है कि भैया अगर एक काइंड है तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी थ्योरी बनाई इन्होंने, थ्योरीज होती है, जैसे कोई आया उसने बोल दिया ऐसा होता है, कोई आया ऐसा बोलते हैं, बस अपनी अपनी थ्योरी बनाई। तो एक ने बना दी ओरल और डॉक्यूमेंट्री, फिर उसी में इन्होंने काइंड्स बना दिए डॉक्यूमेंट्री के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सब चीजें। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी। सेक्शन नंबर पे अभी आएंगे, बट अभी एक बार को टॉपिक समझते हैं। अब ध्यान देना, देखो ओरल, अच्छा एक और है, वो भी इजी है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, कोई भी एविडेंस जो केस को लेकर डायरेक्ट हो। अब ये क्या मतलब हुआ डायरेक्ट हो, ये तो हम भी कर लेते हैं, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस जो केस को लेकर डायरेक्ट हो, डायरेक्ट एविडेंस। ये कहना चाहता है, चाहे तो ओरल एविडेंस हो, चाहे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, मतलब कि चाहे तो विटनेस के बयान हो, चाहे कोई कागज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो जो केस के अंदर जो मेन मुद्दा है ना, अगर उसको लेकर है, मैटर इन इश्यू, सॉरी फैक्ट इन इश्यू को लेकर है, मेन मुद्दे को लेकर है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल केस किस चीज का है साहब, केस है कि ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं, कोई बंदा आता है वो बोलता है मैंने इसको देखा था मर्डर करते हुए, डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस। सीसीटीवी कैमरा पेश किया जाता है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इसने मर्डर किया है, डायरेक्ट एविडेंस है। सिविल केस है कि ये प्रॉपर्टी ए की है या नहीं है, प्रॉपर कागज पेश किया जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि फलानी फलानी प्रॉपर्टी है, इतने बाय इतने की प्रॉपर्टी है, ए की है, डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट क्या हुआ, जो डायरेक्ट नहीं होता है। अब ये कैसे होता है, देखो केस के अंदर, हर केस के अंदर डायरेक्ट एविडेंस मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है, किसी ने नहीं देखा मर्डर हुआ है, पर इतनी बातें उठती हैं कि ये उस समय वहां पर मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे में मर्डर नहीं करते हुए दिखा, सीसीटीवी कैमरे में ये दिखा है कि ये वहां से गया है, किस समय, जिस समय मर्डर हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये दिखा है कि उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था, किसी ने उसको वहां से भागते हुए देखा, किसी ने ये देखा कि इसके हाथ में चाकू है, मर्डर किसी ने नहीं देखा। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। क्यों इनडायरेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि ये चाकू उसका वैसे ही मतलब आधी रात का समय था तो अपनी सुरक्षा के लिए इसने चाकू रख रखा हो सकता है जो आपको खून लगा वो इसकी शर्ट का डिजाइन हो। तो कुछ चीजें, जो बातें, कोई भी ऐसा एविडेंस जो डायरेक्ट है वो होता है डायरेक्ट एविडेंस, और जो डायरेक्ट ना हो वो ज्यादातर इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें ना तो ज्यादातर इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। कोर्ट को किसी भी केस में डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एविडेंस ही है तो वो केस ज्यादा दिन चलता ही नहीं है, वो तो केस जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। ये केस चलते ही इसी वजह से हैं क्योंकि केस के ऊपर डायरेक्ट एविडेंस होते नहीं है। तो अब अपने इसको लिख लेते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है साहब। डायरेक्ट एविडेंस को लेकर सिंपल सी बात होती है, कोई भी एविडेंस जिसको
कोई भी एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है टू फैक्ट इन इश्यू, जो केस का मेन मुद्दा है ना उसको लेकर वो डायरेक्टली रिलेट करता है, हम बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। अब ये तो अपने देखा देसी मतलब ऐसे लिख दिया, मतलब एग्जामिनर भी पढ़ेगा तो उसे लगा ये क्या लिखा है इसने, तो अपने को ऐसा नहीं लिखना है। अब अपने इसी में से इसकी लैंग्वेज बना देंगे। हम क्या बोलेंगे, एविडेंस कितने तरह के होते हैं, हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ओरल एविडेंस लिख दिया, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिख दिया, और अ थिंग, कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्टली रिलेट करती है टू फैक्ट इन इश्यू। चलो जी, ये आपकी डेफिनेशन बन गई डायरेक्ट एविडेंस की। एग्जाम्पल कुछ भी लिख देना। एक विटनेस आता है कोर्ट में, बोलता है कि मैंने इसको मर्डर करते देखा था, डायरेक्ट एविडेंस। सीसीटीवी कैमरा प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें वो मर्डर कर रहा है, डायरेक्ट एविडेंस। ये सब डायरेक्ट एविडेंस है। अब आते हैं इनडायरेक्ट को लेकर। इनडायरेक्ट एविडेंस को लेकर, अब इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या मतलब बना, डायरेक्ट में हमने क्या बोला कि भैया एविडेंस डायरेक्टली रिलेट करता है, तो लिखेंगे तो अपने यहां भी ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो इनडायरेक्टली रिलेट करता है। पर यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं इनडायरेक्टली रिलेट करता है टू मैटर इन इश्यू। बट ये तो हुआ आपने ऐसे नॉर्मली लिख दिया, यहां पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एविडेंस के अंदर में ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट और ए थिंग विच डज नॉट, जो डायरेक्टली नहीं है, रिलेट टू फैक्ट इन इश्यू, जो केस को लेकर डायरेक्ट नहीं है, डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू फैक्ट इन इश्यू, from which inferences may be drawn। अब ये क्या लिखा है, ये लाइन अपने को जरूर लिखनी है, ये लाइन जरूर लिखनी है कि जिनको देखने के बाद कोर्ट कुछ ना कुछ सजेशन, कोर्ट कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस मतलब एज्यूम कर सकती है। अब वो एजम्पशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, एज्यूम कर सकती है ऐसा हुआ होगा, एज्यूम कर सकती है ऐसा नहीं हुआ होगा, दैट इज इनडायरेक्ट। कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी विटनेस के बयान या डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज जो केस को लेकर डायरेक्ट नहीं है, बट वो कोर्ट को केस को लेकर एजम्पशन में हेल्प कर सकती है कि उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था, इसने मर्डर किया होगा, ये उस समय वहां पर मौजूद था, इसने मर्डर किया होगा, तो ये एजम्पशंस में हेल्प करती है, दैट इज इनडायरेक्ट एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान देना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपका ओरल डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, बट ओरल डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग डायरेक्ट में भी पढ़ते हो, आप लोग इसके अंदर मतलब सेक्शन वाइज भी पढ़ते हो, तो आपका वहां ध्यान अपने आप जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार पूछा गया है, और कैसे पूछा गया है, सिर्फ इसको पूछा गया है, सिर्फ इसको। क्या नाम से पूछा गया है, या तो कभी ऐसे पूछा गया है कि भैया इनडायरेक्ट एविडेंस को डिफाइन करो, मेंस का क्वेश्चन है, या फिर ऐसे पूछा गया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डिफाइन करो। एक ही मतलब है, तो हम बोलते हैं कि भैया कोई भी ऐसा एविडेंस जो डायरेक्ट नहीं होता, जो इन्फ्रेंसेस में हेल्प करता है, वो इनडायरेक्ट या फिर सर्कमस्टेंशियल। एग्जांपल लिख देंगे हम इसका, एग्जांपल क्या लिख देंगे, एग्जांपल सिंपल से ऐसा लिख देंगे, कोई भी ऐसा विटनेस का बयान है जो वो ये बोलता है कि भाई मैंने इसको उस जगह पे देखा था, बट उसने उसको मर्डर करते नहीं देखा, इसको उस जगह पे देखा था मर्डर के समय, इनडायरेक्ट एविडेंस है। बंदा वहां से भाग के गया है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। उसके हाथ में चाकू देखा गया है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस आपके मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर केस लॉ है। प्राइमरी सेकेंडरी पे कोई केस लॉ नहीं, मतलब लीडिंग केस लॉ नहीं है, ठीक है, लिखते हैं हम बट लीडिंग नहीं है। ओरल डॉक्यूमेंट्री पे भी कोई लीडिंग केस लॉ नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। इस पे लीडिंग केस लॉ है। क्यों है, क्योंकि इनडायरेक्ट एविडेंस को लेकर कुछ एक चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की कि भाई ऐसा नहीं है
कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो केस को डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करता बट उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो आप उसको यूज कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको यूज कर लोगे। कुछ एक चीजें जो आप भी देखोगे कि वो एविडेंस इतना इस लेवल का एविडेंस होना चाहिए कि आप उससे क्लियर हो सको कि हाँ ये सही है। आप उससे इतना क्लियर हो सको कि जो हमने बात बोली ना एजम्पशन, कि आप उसमें एजम्पशन ड्रॉ कर सको, और एजम्पशन भी सिर्फ एक। ये नहीं है कि अगर ऐसा एविडेंस हो जो आपको दो तरह की एजम्पशन दे रहा है। कैसा एविडेंस कि एक विटनेस आता है और वो बोलता है कि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सेम है। इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सेम नेम है। कि जो इनडायरेक्ट एविडेंस है अगर वो कोर्ट को एजम्पशन हो ना तो एक ही एजम्पशन हो कोर्ट को कि या तो उसने ऑफेंस किया है या नहीं। अगर एजम्पशन ऐसी उठ रही है उस एविडेंस से कि वो कोर्ट उसमें खुद कोर्ट ही डाउट में जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनडायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इनडायरेक्ट एविडेंस एक्चुअली में होता क्या है, अगर अपने एक एग्जांपल की बात करें तो इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है। ऐसा होगा कि भाई मेरे पे आरोप लगता है मैंने मर्डर किया है या नहीं किया, क्वेश्चन उठा। अब आते हैं आगे की बात। आगे क्या होगा जी, एक बंदा आता है वो कहता है साहब मैंने इसको उस समय देखा था, चलो ठीक है। फिर एक फैक्ट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि मैंने मेरा और जिसका मर्डर हुआ है उसकी अनबन थी, चलो ठीक है जी। मेरे घर से एक चाकू पाया जाता है, चाकू पे ये नहीं कि खून लगा हुआ था, चाकू पाया जाता है, उसका भी मर्डर चाकू से हुआ था, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कोई एक इनडायरेक्ट एविडेंस ले आओ और बंदे को कन्विक्ट कर दोगे, नहीं। आपके पास उस इनडायरेक्ट एविडेंस से कंप्लीट चेन बननी चाहिए, और जो चेन आपको पूरी हेल्प करे वो चेन, अगर जैसे कि इसको वहां पर देखा गया, इसके पास से शर्ट मिली जिसपे वो खून लगा हुआ था, वो खून भी मरे हुए आदमी का था, इसके घर से चाकू पकड़ा, उस चाकू से मतलब वो जो चाकू है वैसे ही चाकू से उसकी डेथ हुई थी, ऐसे ऐसे करके पूरा चेन बने, जिस चेन के बेसिस पे आप ये क्लियर कर सको कि हाँ साहब इसी ने मर्डर किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस उठाया और बंदे को सजा सुना दोगे, ये नहीं है। एक एक विटनेस आता है और वो बोलता है कि साहब मैंने इसको उस समय देखा था, और आप उसको सजा सुना दोगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कंप्लीट चेन बननी चाहिए, प्रॉपर आप इनडायरेक्ट एविडेंस से इतना इतना क्लियर कनेक्शन बिठा सको कि आप सामने वाले को सजा सुना सकते हो, तो इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस है। अगर इनडायरेक्ट एविडेंस प्रॉपर कंप्लीट नहीं है या क्लियर नहीं है, क्लियर भी मतलब 100% क्लियर नहीं है, आप उसको सजा नहीं सुनाओगे इनडायरेक्ट एविडेंस में। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर गाइडलाइंस इश्यू की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें बोली हैं जिसके अंदर, जिसकी वजह से ये हो गया है कि ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट एविडेंस के अंदर कोर्ट कुछ भी कर लेगी, नहीं। इनडायरेक्ट एविडेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। इनडायरेक्ट एविडेंस जो है वो कोर्ट को इतना इतना श्योर कर दे कि हाँ इसी ने ऑफेंस किया है, तब जाके इनडायरेक्ट एविडेंस यूज होगा। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट एविडेंस में एक विटनेस आता है और उसी के बेस पे आप सजा सुना दोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल लिखेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसका एक केस लॉ लिखेंगे। केस लॉ क्या है, एक ही केस लॉ है इनडायरेक्ट एविडेंस का, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। रविंद्र प्रकाश मित्तल इनडायरेक्ट एविडेंस का, जिसके अंदर सिंपल सा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी इसमें रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट एविडेंस। चाहे तो इनडायरेक्ट बोल दो, चाहे सर्कमस्टेंशियल, जो आपको सही लगे वो बोल देना। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या क्या लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनडायरेक्ट एविडेंस आप तभी यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट एविडेंस कैन बी यूज्ड इफ, अगर वो कंक्लूसिव इन नेचर है। कंक्लूसिव का मतलब होता है अगर वो, एक मिनट, अगर वो फाइनल है, आप उस पर 100% श्योर हो, तभी आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आप इनडायरेक्ट एविडेंस को तभी यूज कर सकते हो अगर उससे सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस आ रहा है। हाइपोथेसिस मतलब प्रिजम्पशन या एजम्पशन। अगर वो सिर्फ एक ही एजम्पशन की तरफ लेकर जा रहा है कि उसने ऑफेंस किया है, या फिर ये लेकर जा रहा है कि नहीं किया, एक ही एजम्पशन, अगर उससे 2 या 3 एजम्पशन निकल सकती हैं, नहीं यूज हो सकता। इनडायरेक्ट एविडेंस आप तभी यूज कर सकते हो अगर उसमें कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो एक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ लेकर जाते हैं।
तभी यूज कर सकते हो। ये 2-3 बातें बोली कि भैया कंक्लूसिव होना चाहिए, एक ही एजम्पशन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट एविडेंस में कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक ही इनडायरेक्ट एविडेंस के बेस पे आप सजा सुनाते रहो। तो अब ध्यान दे देना। कहां गया? ओरल डॉक्यूमेंट्री हम पढ़ चुके हैं, इसमें आपके बेरेक्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी में आपकी बेरेक्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना बेरेक्ट से बाहर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बेरेक्ट में नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस पे शॉर्ट नोट लिखो, पर डायरेक्ट एविडेंस छोटा सा टॉपिक है। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? विटनेस के स्टेटमेंट जो होती है विटनेस की, या फिर जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं फैक्ट इन इश्यू को, वो डायरेक्ट एविडेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा गया है। तो हम लिखते हैं कि भैया कोई भी ऐसे जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं उससे कोर्ट इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकती है। दो बातें हैं इसमें, एक तो ये बात है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, और दूसरी बात जिससे कोर्ट इन्फ्रेंस, मतलब इतने वो एविडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि कोर्ट को केस को लेकर कुछ कोर्ट को क्लियर करे। वो ऐसा नहीं कि एविडेंस जो है, जो विटनेस के जो बयान है वो केस को लेकर इनडायरेक्ट है, पर कोर्ट के कोई काम के नहीं है। नहीं, कोर्ट के काम के होने चाहिए। फिर हम इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर ये केस लॉ लिखते हैं। ये तीनों चीजें हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर केस लॉ है। ये है आपका सर्कमस्टेंशियल या फिर इनडायरेक्ट। हमने अभी तक क्या पढ़ा? ओरल, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस हालांकि मेंस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मेंस में। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपना क्या क्या हो चुका है? ओरल, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो चुका है। अब आते हैं रियल और पर्सनल। वैसे तो रियल और पर्सनल कभी पूछे नहीं गए हैं, बट अगर रियल और पर्सनल अगर कभी भी पूछे जाएंगे आपसे तो प्री में पूछे जाएंगे। क्या है, ध्यान दे देना। एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं पर्सनल, इसका मतलब इसको एग्जैक्टली बोला जाता है पर्सोनल। पर्सोनल मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस जो किसी इंसान के थ्रू कोर्ट में आता है, कोई विटनेस आता है, वो बयान देता है, तो वो पर्सनल एविडेंस है कि कोर्ट ने खुद से नहीं वो एविडेंस लिया। जो एविडेंस कोर्ट के पास आया है उसमें कोर्ट का कुछ नहीं लगा, कोर्ट ने कोई सेंसेस नहीं लगाए, कोर्ट ने कोई दिमाग नहीं लगाया। एक बंदा आता है, वो अपने बयान बोलता है, कोर्ट उसको बस लिख लेती है, कोर्ट कुछ नहीं करती है। दैट इज पर्सनल एविडेंस। मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस जो ह्यूमन एजेंसी, पर्सनल का मतलब क्या होता है? इंसान, ह्यूमन एजेंसी के थ्रू आता है। कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे एविडेंस जो इंसान के थ्रू आ रहे हैं, चाहे इंसान कोर्ट में आके बयान दे रहा है, चाहे इंसान कोर्ट में आके बयान हो गया, हाँ बयान हो गया, बयान ही माने जाते हैं इसमें, सिर्फ बयान जो है वो पर्सनल एविडेंस, ओरल भी है और पर्सनल भी है। अब रियल क्या होता है साहब? रियल एविडेंस का जहां पर मतलब इन्होंने जो एक सोच रखी है, पहले इसकी सोच बता देता हूँ रियल और पर्सनल की। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस ये है कि कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो कोर्ट खुद से देख सकती है, कि अगर कोई आके नहीं भी बताएगा तब भी कोर्ट को पता लग जाएगा। जैसे कोर्ट के सामने एक कागज आता है, अगर कोई आके नहीं भी बताएगा कि इस कागज में क्या लिखा है तो कोर्ट खुद पढ़ लेगी, रियल एविडेंस। कोर्ट के सामने एक बंदा आता है, उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है, तो ये तो कोर्ट खुद ही देख लेगी। अगर वो बोलता है साहब ये देखो मेरे चोट लगी हुई है, वो नहीं भी बताएगा तब भी कोर्ट को पता लग जाएगा। तो ऐसे कुछ कैटेगरी मानेंगे जो कोर्ट खुद से भी कोर्ट को पता लग जाएगा। डॉक्यूमेंट है और चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, ऐसा कुछ, दैट इज रियल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस क्या? अच्छा हाँ, ये क्या नाम है, ये आपके जो होते हैं वेपन, नहीं वो पेश किए जाते हैं, मर्डर होता है कि साहब ये मर्डर वेपन है, ये है, तो मर्डर वेपन तो कोर्ट के सामने आपको बंदूक पेश करोगे तो कोर्ट वैसे ही देख ले कि अच्छा मर्डर किससे हुआ है, वो बंदूक से, गोली से, अच्छा यही वो बंदूक है, फिर बात खत्म। तो यहाँ पर हम सिंपल, इन्होंने जो बेस बनाया वो ये बनाया कि अगर कोई एविडेंस कोर्ट के पास आता है, मतलब कोर्ट को उस एविडेंस की जानकारी ह्यूमन एजेंसी से मिलती है, किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू मिलती है, खुद के थ्रू नहीं, किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू, वो है पर्सनल एविडेंस, जो है सिंपल, जिसमें एक ही एग्जांपल है बयान। विटनेस आता है, बयान देता है, जिसके बारे में कोर्ट को नहीं पता। भैया मैं कोर्ट में क्या बोलूंगा कोर्ट को थोड़ी पता है, मैं बोलूंगा तब कोर्ट को पता लगेगा। रियल एविडेंस वो ऐसे एविडेंसेस जो कोर्ट खुद से, अपने खुद के सेंसेस से, अपने खुद की नॉलेज से उसके बारे में पता लगा सकती है। जैसे कोर्ट के सामने वेपन पेश किया जाता है तो बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को पता लग जाएगा किसी से मर्डर हुआ है।
किसी के चोट लगी हुई है, नहीं भी बताओगे तब भी कोर्ट को दिख रहा है कि तुम्हारे चोट लगी हुई है, दैट इज रियल एविडेंस। तो ध्यान दे देना, रियल एविडेंस ऐसा कोई भी एविडेंस which comes to knowledge of court through own agency, खुद की, थ्रू ओन सेंसेस लिख देते हैं हम, थ्रू ओन सेंसेस। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिख लेना है ना, मर्डर वेपन, डॉक्यूमेंट, मर्डर वेपन, डॉक्यूमेंट, बॉडी स्कार, कोई चोट के निशान जो सब हैं, पर्सनल, हाँ, कोई भी ऐसा एविडेंस which comes to knowledge of court through human agency, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ये है आपका रियल और पर्सनल एविडेंस। अब ध्यान दे देना, कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, पूछ लेना। ओरल डॉक्यूमेंट्री में हमने पढ़ लिया, ओरल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, रियल, पर्सनल हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, हियर से एविडेंस, जिसकी डेफिनेशन हमको याद करनी है। हालांकि हम इसके बारे में आगे जाके भी प्रॉपर इन डिटेल एक टॉपिक पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई हियर से एविडेंस क्या होता है। देखो, हियर से एविडेंस का सिंपल सा मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। तो सुनी सुनाई बातों का मतलब क्या होता है, यार मैंने ऐसा सुना है कि जयपुर में आज बरसात हुई है। अब सुना है, तुमने देखा है, नहीं देखा, किसने बताई तुमको, किसी ने बता दी बात, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी तो नहीं है। जैसे वो न्यूज वाले बोलते थे हमारे सूत्रों से खबर मिली है, तो हमको किसी ने बताया है, तुमको खुद पता लगा, नहीं पता लगा, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। कोर्ट उसको एविडेंस मानता ही नहीं है। तो इसी को कुछ इस तरह से लिखा है कि भाई जो हियर से एविडेंस होता है, जिसको हम सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, हियर से एविडेंस जिसको हम बोलते हैं सुनी सुनाई बातें, जिसका मतलब ये होता है एविडेंस बाय विटनेस of which he has gained knowledge from third person। इसका मतलब क्या है, ये कहता है भाई ऐसा है, विटनेस द्वारा एक बात बोली जाती है, विटनेस आके एक बात बोलता है, ऑन फैक्ट, किसी चीज के ऊपर वो कोई बात बोलता है, किसी तथ्य के ऊपर आके वो कोई बयान देता है, और वो जो बयान है ना, या फिर जो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट की जो नॉलेज है, सॉरी, जो नॉलेज ऑफ फैक्ट है, जो फैक्ट की जो नॉलेज है, वो उसने कहां से ली है, gained not from his own senses but through another person। ये कहता है कि भैया ऐसा है, विटनेस कोर्ट में आके कोई बयान देता है और वो बोलता है कि साहब मैंने ऐसे कागज पढ़ा था, मैंने ऐसा कुछ सुना, मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो कोर्ट बोलती है ठीक है भैया, तुमने खुद देखा तो कोई बात नहीं, ये बढ़िया है, ओरल एविडेंस है। तुमने कोई कागज खुद पढ़ा था और उसमें ये बात लिखी हुई थी, ओरल एविडेंस है। पर अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि तुम आके कोई बयान देते हो और तुमसे पूछा जाता है तुमको ये कैसे पता लगा, तो बोलता साहब मैंने किसी से सुना था। बयान दे रहा है किसी तथ्य के ऊपर, और उसकी जो नॉलेज आई है ना फैक्ट की, वो ऐसी नहीं आई उसके पास कि उसको खुद से पता लगा, नहीं, उसको कहां से पता लगा है, किसी और पर्सन से, जिसको हम बोलते हैं थर्ड एजेंसी, थर्ड पर्सन से।
तो कानून कहता है सुनी सुनाई बातें नहीं चलेंगी, ये होते हैं हियर से एविडेंस। ये मेन बात है जो अपने को लिखनी है। ओरल एविडेंस में तो हम इतना सा लिखते हैं, स्टेटमेंट बाय विटनेस ऑन फैक्ट मैटर अंडर इंक्वायरी, बस इतना उसमें ऐड कर देना। अगर वही स्टेटमेंट, उसकी जो नॉलेज है वो उसको किसी थर्ड पर्सन से आई है, हम उसको बोलते हैं हियर से एविडेंस, हम ओरल एविडेंस नहीं बोलते हैं। और हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है, नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल मतलब कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर यूज नहीं करती, कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर यूज करने की परमिशन नहीं देती। दिस इज हियर से एविडेंस। प्रैक्टिकली बोले तो ये एक एविडेंस नहीं है, बट जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके अपवाद पढ़ेंगे कि कब ऐसे एविडेंस हैं जो वैसे तो जो प्रैक्टिकली बोले तो हियर से एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं एज पर डेफिनेशन, बट वो फिर भी एडमिसिबल हैं। तो अभी तो अपने सिर्फ इतनी सी बात बोलेंगे। आपसे अगर जनरली पूछा जाए प्री में कि हियर से एविडेंस एडमिसिबल होता है, नो, नहीं एडमिसिबल होता, नहीं एडमिसिबल होता। और उसके अलावा यहाँ से मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, प्री में नहीं पूछा जाता। प्री में सिर्फ इतना तक पूछा जाता है कि क्या हियर से एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। अब अपने सम अप करते हैं एविडेंस वाले टॉपिक को। दोबारा बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आपके, इसमें कुछ चीजें तो आपकी प्री में पूछी जा सकती हैं, जिसके अंदर बता देता हूँ। ओरल एविडेंस का सेक्शन नंबर, तो अगर तो बीएस से है तो, सॉरी, अगर तो बीएस से है तो सेक्शन 2, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट है तो सेक्शन 3। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन, हाँ, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस है सेक्शन 61, 62, 63 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 58 साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 57 साक्ष्य। बाकी किसी में भी क्या कहते हैं, ये नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है, सॉरी सेक्शन नंबर नहीं है। बाकी सबको हम ठीक है कनेक्ट करते हैं, बट सेक्शन नंबर नहीं है। तो आपके अगर प्री में पूछा जाएगा तो इतना ही, ओरल एविडेंस कहाँ है, डॉक्यूमेंट्री कहाँ है, प्राइमरी एविडेंस का सेक्शन नंबर, सेकेंडरी एविडेंस का सेक्शन नंबर, बस। उसके अलावा नहीं पूछा जाता प्री के अंदर कुछ भी। हाँ, प्री के अंदर एक ये ओरल एविडेंस वाली ये एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है कि अगर पर्सन कोई बोल नहीं सकता तो वो क्या माना जाएगा, ये कई बार पूछा गया है प्री के अंदर। उसके अलावा कोई भी ऐसा जो प्री के अंदर माना जाए, हाँ, एक ये प्राइमरी और सेकेंडरी में से पूछ लिया जाता है। बाकी ये आपका सारा का सारा टॉपिक मेंस का है, आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्री बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी बताओ, रियल पर्सनल नहीं पूछे जाते। ये एग्जांपल में प्री में फिर भी कई बार आ जाते हैं कि भाई कोर्ट में कोई कागज पेश किया गया है, रियल है या पर्सनल है। रियल है क्यों? क्योंकि कोर्ट खुद से उसको पढ़ लेती है। विटनेस आके बयान देता है क्या हुए, पर्सनल या रियल, पर्सनल क्यों? क्योंकि विटनेस आके बोलता है और फिर कोर्ट को बात पता लगती है। तो ये तो प्री में आते हैं। बाकी ये जो शुरू के पहले 6 हैं और एक 9 नंबर, ये मेंस में पूछा जा सकता है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपने अपना मतलब यहाँ से अपना एक मेन टॉपिक चालू होगा, जिसको हम बात करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलो अब अपने आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहां से ध्यान दे देना, अभी तक अपने ने बेसिक या इंट्रोडक्टरी वाली बातें करी हैं, जहां से ठीक है क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं, बट ठीक ठाक से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से कुछ एक आपका टॉपिक चालू होगा, जो टॉपिक आपके प्री में कई बार पूछा गया है, मतलब प्री का वो फेवरेट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो सबसे पहला पार्ट है, जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में चलता है सेक्शन 5 से लेकर 16, और आपके क्या नाम है साक्ष्य अधिनियम में चलता है सेक्शन 3 से लेकर 14 तक। ठीक है, कहीं भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, चाहे तो आप साक्ष्य अधिनियम उठा लो, चाहे आप एविडेंस एक्ट उठा लो, चेंज कहीं नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर का चेंज है, और वो भी छोटा सा चेंज है, अभी अपने उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले तो अपने इसका जो जनरल है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद करना है कि भैया ये जो रेलेवेंट फैक्ट है, ये जो रेलेवेंट फैक्ट है, ये रेलेवेंट फैक्ट जो बताए गए हैं इसके अंदर जो भी क्या कहते हैं आपका सेक्शन नंबर है वो कैसे याद होंगे। तो अब अपने आते हैं सबसे पहले रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर, यहाँ से अपना पहला पार्ट चालू होता है, जिसको अपने, अच्छा एक बात बता देता हूँ, अपने साक्ष्य अधिनियम बोल दो या इंडियन एविडेंस बोल दो, इसको 3 पार्ट में मोटा मोटी डिवाइड करेंगे, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी और प्रूफ एंड विटनेस। मतलब एक से इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बता देता हूँ, 1 से 55, 56 से 100 और उसके बाद का, पहले 56 तक, या अगर साक्ष्य अधिनियम में बोलूँ तो पहले 50 तक, फिर उसके बाद 103 तक, फिर उसके बाद का। ठीक है, 3 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे, और आपका साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट भी 3 पार्ट में ही डिवाइड है। सबसे पहले अपने इसके अंदर आते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अपना टॉपिक है, जिसको अपने बात करते हैं कि भाई रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर जो सबसे पहला एरिया है वो है एक तो सेक्शन 5 से 16 इंडियन एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 3 से लेकर 14 तक साक्ष्य अधिनियम। पूरा कंटेंट सेम है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर का चेंज है। अब अपने इसको याद कैसे करेंगे, इसको कुछ हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट आप ना ये याद कर लेना, बेटर रहेगा, अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सीधा FTO CND IDR BAB, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से प्री का कई बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन सेक्शन नंबर का आता है, और एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन नंबर, तो वो कुछ भी पूछ लेता है, और अपने को अगर सेक्शन नंबर पता है तो पहली बात जो मैं आपको बेरेक्ट को लेकर अभी बता दूं, अगर आपको बेरेक्ट का सेक्शन नंबर याद है ना, आपको उसका कंटेंट अपने आप याद रहेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर आपको उसका फ्रेम बनाने में हेल्प करता है कि यहाँ पर अच्छा ये बात बोली थी, इसमें मैंने ये पढ़ा था, इसमें मोटा मोटी ऐसी सी बातें हैं, हमेशा याद रहेगा। तो ये जरूर पहले याद कर लेना पहले, क्योंकि आप सेक्शन नंबर तो याद करोगे 3 4 5 6 क्या होता है, तो बेटर है कि पहले इस ट्रिक को याद कर लेना, FTO CND IDR BAB, टिप्स पे ले लेना, FTO CND IDR BAB। अब इसमें कैसे याद करोगे, ये बोलता है कि एविडेंस जो दिया जा सकता है वो, सॉरी, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू का दिया जा सकता है, कौन सा सेक्शन है क्या है वो आगे देखेंगे। ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस के लेकर ओकेजन की बात करता है, ये सब क्या होते हैं ये हम अभी बात कर लेंगे, ओकेजन, कोज, इफेक्ट, ये सब की बात करता है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो मोटिव शो कर रहा हो, जो कंडक्ट शो कर रहा हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हो, इंट्रोड्यूस कर रहा हो, FTO CND, उसके बाद हाँ कॉन्स्पिरेसी, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात बता रहा हो। कब ऐसा फैक्ट जो हो सकता है नॉर्मली तो इररेलेवेंट है, वो कब रेलेवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा हो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो राइट और कस्टम को लेकर हो,
ठीक है, IDR B। कोई भी ऐसा फैक्ट जो स्टेट ऑफ बॉडी की बात कर रहा हो, ये सब अभी बात कर लेंगे। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शो कर रहा हो कि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो एक्सीडेंटल था या जानबूझ के हुआ है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हो। अब ध्यान देना, अब ध्यान दे देना, कोई भी डाउट हो आपका, कुछ भी हो तो पूछ लेना। रेलेवेंसी को लेकर अगर हम बात करें सेक्शन 5 से 16 एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 से 14, एक बार सेक्शन नंबर हटा देते हैं, पहले एक बार ट्रिक पे आते हैं। FTO CND IDR BAB, FTO CND IDR BAB, FTO CND IDR BAB, ये क्या बोलता है? ये बोलता है, F बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस के जो मेन मुद्दे हैं, फैक्ट इन इश्यू है या केस के जो रेलेवेंट फैक्ट है, अगर उसको लेकर है तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का यहाँ मतलब क्या है? पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का यहाँ मतलब है कि साहब ऐसा होता है कि कुछ फैक्ट तो केस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल ही, और कुछ फैक्ट जो होते हैं वो केस से या तो आप बोल दो इनडायरेक्टली या केस के अंदर ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि भाई एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक को भगा कर ले गया। अब मेन मुद्दा तो यही था कि एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, इसने एक्सीडेंट किया कि नहीं, भगा कर ले गया। अब भगा कर ले गया दैट मीन्स इसने कुछ गड़बड़ की है। कोई भी आदमी आपस में दो लोग लड़ रहे हैं तो उन्होंने जब लड़ रहे थे तब एक दूसरे को कोई बात बोली, ये बोली कि हम मतलब ऐसे कि तूने मेरे को मारा पीटा, तो उससे पता लग जाता है ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पहले कोई इनकी कोई लड़ाई हुई थी या फिर वो इधर से बाइक पे आ रहा था, ये इधर से इनकी बाइक आपस में ठुक गई। तो जब अगर वो कुछ समय कुछ बोल रहे होते हैं, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे ज्यादा ये एग्जांपल ये सेक्शन यूज होता है डिफेमेशन में, कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ ऐसी बात बोली जिसमें उसकी मानहानि हुई, तो उस बात को बोलने से पहले इनकी क्या बातें हुई थी, ताकि ये पता लग सके कि ये मानहानि की बात उठी क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मानहानि की बात उठी। उसके बाद तीसरा ओकेजन, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शो कर रहा हो कि हाँ चांसेस थे ऑफेंस होने के, ओकेजन, चांसेस शो कर रहा हो ऑफेंस होने के। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शो कर रहा हो कि क्या ये चीज हो सकती थी, ओकेजन। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शो कर रहा है कि अगर वो ऑफेंस हुआ है तो उसके, कोई भी ऑफेंस होगा तो उसके इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। कोई भी ऑफेंस होगा तो मान लीजिए मर्डर हुआ है तो वहां कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, खून होगा, कुछ चीजें अस्त व्यस्त होंगी, दो लोग आपस में लड़े हैं तो हो सकता है उनके कपड़े फटे होंगे, कुछ चीजें, कुछ तो होगा, इफेक्ट शो कर रहा हो। ये कुछ एक इस तरह से बातें हैं। तो पहले अपने एक बार पहले तीन ही उठा लेते हैं। उसके अलावा मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ऐसा फैक्ट जो मोटिव शो कर रहा हो, जो इंटेंशन शो कर रहा हो, मोटिव क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, प्रिपरेशन, ये सब बता देंगे। कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहा हो, ये क्या है? एक एग्जांपल आया था, अब तो नहीं आया, बहुत पहले एक पेपर में आया था। वो कहता है कि साहब ऐसा है, एक केस है ए और बी के बीच में जिसके अंदर ए के ऊपर चोरी का आरोप लगा है, और ना ए का ना नाम ये है, ए फलानी जगह का रहने वाला है, ए जयपुर का रहने वाला है, ए का नाम है रमेश। ये कौन सा फैक्ट है यार? ये क्या फैक्ट है भाई? उसका नाम ये है, रहने, क्या लेना देना उससे? नहीं साहब, ये सेक्शन बोलता है कि अगर वो फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्टीज को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है ना, वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। वो बता रहा है कि पार्टी का नाम क्या है, पार्टी रहने वाली कहाँ की है, क्या पता उसमें भी कोई मुद्दा निकल आए। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब ये सेक्शन तब यूज होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग, जिसके अंदर अगर कोई भी ऐसा फैक्ट आता है जो ये शो करता है कि हाँ ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे, तो रेलेवेंट है। उसके अलावा आ जाइए कि कब कोई भी ऐसा फैक्ट जो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो इररेलेवेंट मानोगे आप, हो सकता है जनरली वो केस से कनेक्टेड भी ना हो, पर फिर भी वो केस, वो फैक्ट जो है कब आप रेलेवेंट बोलोगे? जनरली हो सकता है वो इररेलेवेंट होगा, बट फिर भी आप कब उस केस को रेलेवेंट बोलोगे? अब आ जाइए आगे की चीज जिसके अंदर अपने सबसे पहले बात करते हैं, ये फैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ये भी हर जगह नहीं यूज होता, ठीक है? ये भी तब यूज होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये जो सेक्शन है कि डैमेजेस का अगर केस है, नहीं एक आदमी दूसरे आदमी पे केस कर देता है कि साहब इसने मेरी बाइक तोड़ दी, इसने मेरी गाड़ी तोड़ दी, इसने मेरे को मारा पीटा, मुझे डैमेजेस दिलवाओ। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो डैमेजेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करे, राइट? ये भी
हर जगह नहीं यूज होगा। ये कहता है कि अगर राइट या कस्टम का मुद्दा है कि राइट या कस्टम है या नहीं है, उस केस में कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये प्रूव जो ये हेल्प करता है कि राइट या कस्टम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्टेट ऑफ बॉडी वाला फैक्ट। स्टेट ऑफ बॉडी ये क्या है, इसको लेकर ये बात बोली गई है कि भाई यहां भी ये भी हर जगह नहीं यूज होता, ये भी तभी यूज होता है जब ये आता है कि भाई स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब होता है बॉडी की क्या बोलते हैं, सिचुएशन नहीं, कंडीशन। कंडीशन कि बॉडी की कंडीशन अगर जरूरी है, तो जैसे कि भाई इसको मतलब जब ये मरा तब इसकी बॉडी नीली थी, लाल थी, अगर इंपॉर्टेंट है जानना तब रेलेवेंट है, तब पूछा जाता है स्टेट ऑफ बॉडी क्या थी, तब ये सेक्शन यूज होता है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शक कर रहा हो, ये भी कब यूज होगा, जब ये बात मुद्दे में होगी कि ऐसा ये जानबूझ के हुआ है कि एक्सीड गलती से हो गया, तब ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये शो कर रहा होगी ये जानबूझ के हुआ है, तब रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो अब एक बार तो अपने मोटा मोटी पहले 3 उठाते हैं। अच्छा, इसके सेक्शन नंबर बता देता हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले लिख देता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ध्यान देते ना, इसी के अंदर 2 माइनस करते जाना, बस सेक्शन 3 2 माइनस कर देना, बस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 माइनस कर देना, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बन जाएंगे, बात खत्म। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो याद कर लेना। दोबारा बोल रहा हूं, देखो मैं आपको ये ट्रिक इसलिए याद करा रहा हूं कि क्योंकि क्या है ना, अभी तो एक ही एक्ट है, तो आपको भी ऐसा लगा अरे कर लेंगे क्या है, 10 सेक्शन ही तो है। 10 सेक्शन नहीं है, कम से कम 20 एक्ट पढ़ोगे आप। और अगर उस 20 एक्ट के सेक्शंस की बात करें ना हम, तो एक सेक्शन एक एक्ट में अगर 100 की भी एवरेज लगाएं तो 20 × 100 2000 सेक्शन कम से कम बोल रहा हूँ। हालांकि ज्यादा ही याद करते हैं अपने, 2000 सेक्शन याद करोगे आप। तो 2000 सेक्शंस में अगर सारे सेक्शन अपने सोचे भाई टिप्स पे ले लेंगे, वो भी बिना किसी ट्रिक के, तो ऐसे नहीं होता। कुछ एरिया हैं जहां पे हो सकता है आपको बिना ट्रिक के भी चीजें याद हो जाएंगी, पर कुछ है जहां पर आपको ट्रिक्स की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पर क्या कोई सीक्वेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर क्यों है, ये सेक्शन यहाँ क्यों नहीं, सीधा सीक्वेंस नहीं होगा, सीधा वो होगा कि हाँ भैया ये है तो है, बात खत्म, याद करो इसको। ठीक है, चलें अब आगे कंटिन्यू कर दें। चलो अब आते हैं, 3 सेक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सेक्शन आपको करवाऊंगा। ओके, तो अब आ जाइए, कोई भी ऐसा फैक्ट, सॉरी पहला तो जो सेक्शन है वो कि भाई एविडेंस जो है ना वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू पर दिया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि सिर्फ प्री में पूछा जाता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि भाई एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, केस के अंदर एविडेंस किस चीज पर दिया जा सकता है। तो वहां पर ऑप्शन होते हैं रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू, किसी भी चीज पर नहीं सर। अगर कोई भी ऐसा फैक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू की कैटेगरी में है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर एविडेंस दिया जाएगा और किसी चीज पर एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इसी सेक्शन को हम एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं, कि एविडेंस किस चीज के ऊपर दिया जा सकता है इन ए केस। एविडेंस सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। प्री के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि किसी भी केस के अंदर, किसी भी मतलब चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, एविडेंस किस चीज पर दिया जा सकता है। सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य, इतना ही है। ये प्री का है, ये सेक्शन प्री का सेक्शन है, इसके अंदर कुछ इतना कुछ खास है नहीं। अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इश्यू, ध्यान दे देना यहां पर सिर्फ फैक्ट इन इश्यू की बात हुई है, एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये कहता है भाई कोई भी ऐसा फैक्ट जो है ना, जो मेन फैक्ट से कनेक्टेड है, मेन फैक्ट मतलब फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है, एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। लिख देता हूं अभी, वैसे एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी ठीक है, बट लिख देना एज पार्ट ऑफ
सेम ट्रांजैक्शन। अब ध्यान दे देना, एक बार ध्यान दे देना, कोई भी डाउट रहे कुछ भी तो ध्यान दे देना। पूरा लिखता हूं इसको, रुको ऐसे नहीं। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इश्यू एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। दूसरा, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्टेड है विद relevant fact as part of same transaction। अब ध्यान देना, यहां से सबसे पहली चीज, चलो सेक्शन नंबर लिख देते हैं। सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है कि भाई सेक्शन 6 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है या फिर सेक्शन 4 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो किस तरह के फैक्ट को रेलेवेंट करता है। तो हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड है या कोई भी ऐसा फैक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है एज पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का कोई डेफिनेशन, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, सिंपल सा कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो भी मुद्दा है उस मुद्दे से कनेक्टेड है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो उसके ऊपर कोई ना कोई अपने को रोशनी दे रहा हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो, वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। ए है, मान लीजिए एग्जांपल आता है कि भाई डिफेमेशन का केस है, ए ने बी को कुछ बोला, तो उससे पहले इनमें क्या बात हुई, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि वो अपने को ये हेल्प कर सकता है कि भैया ऐसी बात उसने क्यों बोली, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं, सिंपल सा हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो भी हमारा रेलेवेंट फैक्ट है या फिर फैक्ट इन इश्यू है, अगर वो उससे कनेक्टेड है और वो उसके ऊपर अपने को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, बात खत्म। अच्छा, इसके अंदर एक और बात पूछी जाती है कि भाई जो फैक्ट है, जिस फैक्ट की आप बात कर रहे हो कि ये फैक्ट अगर फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तो रेलेवेंट फैक्ट है ये फैक्ट। तो ये फैक्ट सेम जगह पे होना चाहिए या डिफरेंट जगह पे होना चाहिए? मतलब मान लीजिए क्राइम एक जगह हुआ तो उसी जगह पे होना चाहिए क्या? जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि भाई ए ने ट्रक से बी का एक्सीडेंट कर दिया, तो उस प्लेस पे फॉर एग्जांपल जयपुर में उसने एक्सीडेंट किया, तो जयपुर में ही जो बातें हुई हैं या जयपुर में ही जो उसकी एक्टिविटी हुई है, सिर्फ वही पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है या कहीं और उसने कोई एक्टिविटी की हो? तो कहते हैं कहीं भी एक्टिविटी हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी केस, कोई भी फैक्ट किसी चीज से कनेक्टेड होता है तो यही होता है कि अगर वो उसी प्लेस पे हो रहा हो या फिर उसी समय पे हो रहा है, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया है। एग्जाम्पल ये है कि भाई आदमी जहर 2 दिन पहले खरीदता है, जहर 2 दिन बाद देता है, पर कनेक्टेड तो आपस में है दोनों। तो अब अपने ये तो बोल नहीं सकते कि अगर सेम टाइम पर होगा तभी वो कनेक्टेड है, नहीं, आपस में कनेक्टेड है, तो चाहे सेम टाइम पर हो चाहे डिफरेंट टाइम पर हो। दूसरा, उसने प्लानिंग की जोधपुर के अंदर, मर्डर कहाँ करना है, जयपुर में, इंसिडेंट हुआ जयपुर में, प्लानिंग कहाँ हुई, जोधपुर में, तो दोनों कनेक्टेड है आपस में पर दोनों ही डिफरेंट प्लेसेस पे हुए हैं। तो इसमें ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने से पूछा जाता है कि भाई सेक्शन 6 के अंदर किसी फैक्ट को रेलेवेंट होने के लिए क्या उसका उसी जगह पर होना जरूरी है जहां पर फैक्ट इन इश्यू हुआ है? नहीं, चाहे उस जगह पर हो चाहे किसी और जगह हो, कोई फैक्ट फर्क नहीं पड़ता। क्या उसका उसी समय होना जरूरी है? तो इसको लेकर भी हम यही बोलते हैं चाहे सेम टाइम पर हो चाहे डिफरेंट टाइम पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दे देना, फैक्ट को लेकर पहली बात जो आपसे पूछा जाता है एक बार उतना ध्यान दे देते हैं कि सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात बोलता है, जो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, ध्यान दे देना जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 6 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट फैक्ट है, तो वो फैक्ट किससे कनेक्टेड होना चाहिए? ध्यान देना, वो फैक्ट चाहे फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो चाहे रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्ट चाहे फैक्ट इन इश्यू चाहे रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, बस पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड होना चाहिए। हालांकि इसमें भी इन्होंने ये बात बोली है कि वो फैक्ट चाहे सेम जगह पर हो चाहे डिफरेंट जगह पर हो, मैटर नहीं करता। तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट
या हम बोले सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस किस फैक्ट को रेलेवेंट बताता है? पहला, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इशू एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कनेक्टेड है विद रेलेवेंट फैक्ट एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा, फैक्ट चाहे तो सेम टाइम पर हो चाहे अलग अलग टाइम पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मर्डर तो हुआ 10 दिन बाद, पॉइजन खरीदा गया 10 दिन पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कनेक्टेड है, रेलेवेंट फैक्ट है। फैक्ट चाहे तो सेम प्लेस पे हो चाहे डिफरेंट प्लेस पर हो। अब ध्यान देना, आपसे जो प्री में को, चलो मेंस में तो आप फिर भी लिख लेते हो, प्री में सेक्शन 6 के अंदर फैक्ट को रेलेवेंट होने के लिए क्या फैक्ट का सेम टाइम पर होना जरूरी है? नहीं सर, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फैक्ट का सेम जगह पर होना जरूरी है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट किससे कनेक्टेड होना चाहिए? साफ फैक्ट, चाहे फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो चाहे रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, बस वो कनेक्टेड एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए, आपके सामने आता है डिफेमेशन का एग्जांपल, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भैया एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ आपत्तिजनक मतलब उसकी मानहानि की, उससे पहले इनमें क्या बातें हुई? रेलेवेंट फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट है क्यों? क्योंकि वो अपने को ये हेल्प कर सकता है भाई ऐसा क्यों हुआ। आपके पास एग्जांपल आता है कि भाई पार्सल डिलीवर हुआ था या नहीं होता। हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, पार्सल डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ। फैक्ट आता है कि ये जो बंदा है जिसको उस दिन सामान डिलीवर होना था, इसके साथ 10 और लोगों को सामान डिलीवर होना था, तो उन 10 को तो डिलीवर हुआ है, एक यही कह रहा है इसको डिलीवर नहीं हुआ, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये चीज अपने को ये शो कर रही है अगर 10 को डिलीवर हुआ था तो चांसेस हैं कि इसको भी डिलीवर हुआ ही होगा, रेलेवेंट फैक्ट है। हालांकि अलग अलग जगह पे हुए, इसको तो हो सकता है जयपुर में मानसरोवर में डिलीवर हुआ होगा, दूसरा जो बंदा है वो मान लीजिए वैशाली में होगा, तीसरा जो बंदा है माल कहीं भी होगा, अलग अलग एरिया में होगा, सेम डिफरेंट प्लेसेस हैं बट केस से कनेक्टेड है। तो डिलीवरी को लेकर है, डिफेमेशन को लेकर ये केस, एग्जांपल यही पूछे जाते हैं आपसे, जो बेरेक्ट के एग्जांपल है ना, डिफेमेशन के केस में क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट होंगे एज पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी उनसे, उन्होंने जो डिफेमेशन से पहले आपस में बात की, पार्सल डिलीवरी का क्वेश्चन है कि भाई पार्सल डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, तो उस समय और 10 लोगों को भी पार्सल डिलीवर हुआ, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये सब चीजें, इसके अलावा इसमें हम एक बात और बोलते हैं कि ये जो सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, या मैं बोलूं सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, ये किस डॉक्ट्रिन पर बेस है? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे। ये अपने कल पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन ये जो है ये किस मैगजिम पर डिपेंडेंट है, किस मैगजिम पर बेस्ड है? रेस इंटर एलिया एक्टस, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कंटेम्परेरी है, कंटेम्परेरी मतलब जिस समय मुद्दा हुआ उसके आसपास की जो भी बातें हैं वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। जो मेन मुद्दा हुआ ना उसके आसपास की, जैसे जैसे ऐसा है साहब, जैसे मैं ये बोल दूं, इसका मतलब इसकी थ्योरी जो कनेक्टेड फैक्ट की, ये कहता है भैया ऐसा है कि जिस समय वर्ल्ड वॉर हुआ उसी समय भारत देश के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो ये कंटेम्परेरी फैक्ट है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। हालांकि ऐसी नॉर्मल एग्जांपल बोल रहा हूँ, पर कंटेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जिस समय क्राइम हुआ उसके आसपास की जो भी बातें थी वो सब रेलेवेंट है। तो ये पोर्शन आ सकता है किस मैगजीन पे बेस्ड है, किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है। हालांकि अपने डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे इन डिटेल। तो अभी तक इतनी सी बात है जो ध्यान रखना, हमने अभी तक क्या पढ़ा इसके अंदर, रेलेवेंसी के अंदर जो अपने ने, सबसे पहला ये सेक्शन 5 जो आपके प्री में ही पूछा जाता है कि भाई कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू। सेक्शन 5 कौन सा सेक्शन ये बोलता है, कौन सा सेक्शन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है? सेक्शन 5 एविडेंस किस चीज पर दिया जा सकता है, दो ही चीजें हैं, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू। कौन सा सेक्शन बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रेलेवेंट है? सेक्शन 6।
सेक्शन 6 कब रेलेवेंट, सेक्शन 6 में फैक्ट कब रेलेवेंट होता है, तो यहाँ बोला गया कि भैया ऐसा है, सेक्शन 6 में फैक्ट तब रेलेवेंट होता है अगर वो फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से अगर कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि भाई उसी केस के अंदर वो कनेक्टेड होना चाहिए, वो रेलेवेंट फैक्ट है। किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, किस मैगजीम पर बेस्ड है। सेम ट्रांजैक्शन और जनरल ट्रांजैक्शन नहीं, सेम पर्टिकुलर और जनरल का डिफरेंस हो सकता है, सेम और जनरल का डिफरेंस नहीं है। सेम और जनरल का अगर हम, जैसे कई किताबों में ऐसा है, उसमें हम ये लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जनरल ट्रांजैक्शन का तो मतलब वो है कि वो इंसिडेंट उस समय हुआ पर उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जनरल ट्रांजैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को बाइक से टक्कर मार दी, आपको बोला जाता है कि उसी समय बरसात हो रही थी, तो आपस में क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो है जनरल ट्रांजैक्शन। कि कुछ चीजें भाई ऐसा है कि एक कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसके आसपास और भी बहुत कुछ चीजें हो रही है, दुनिया में सिर्फ वो दो लोग ही थोड़ी हैं, जो बाइक चला रहा था और जिसने बाइक ठोकी, ऐसा थोड़ी हुआ, और भी बहुत लोग हैं। तो दोनों का हर हर किसी चीज से थोड़ी कनेक्शन होगा। तो सेम ट्रांजैक्शन और जनरल ट्रांजैक्शन को लेकर वैसे तो बनता है पर्टिकुलर और जनरल, बट ठीक है इन्होंने बोला है तो अपने ध्यान दे देते हैं कि सेम और जनरल का सिंपल सा मतलब होता है कि हर हर फैक्ट कनेक्टेड नहीं होता, ऑब्वियस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है कि कोई फैक्ट ऐसा है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो जनरल ट्रांजैक्शन है। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जो उससे कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसी चीजें जो उस केस से कनेक्टेड होंगी, उसको हम बोलेंगे सेम ट्रांजैक्शन, जिसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो ये है। बट अपने इस चीजों में अपने इनको आंसर्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि आंसर लिखने का अपने पास इतना, आंसर में अपने पास इतना समय नहीं होता कि अपने ये सब चीजें लिखेंगे, तो इन चीजों पे मत पढ़ना, बेटर रहेगा। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे क्लास अब खत्म करते हैं, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब खत्म करते हैं, थैंक यू। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा एक और चीज, आप में से नो डाउट कुछ लोग तो पहले से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ लोग अब मतलब क्लासेस को लेकर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और क्योंकि अभी तक तो डेमोज चल रही थी तो कुछ लोग डेमोज ले रहे हैं, कुछ लोग डेमोज अभी लेंगे, तो एक इन शॉर्ट बता देता हूँ। अब मतलब अपने को काफ़ी थोड़ा ही टाइम हुआ, हालांकि क्लासेस चालू किए हुए, बट सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक कोर्स चालू करने वाले हैं, जिस कोर्स के अंदर सिंपल सा आपका कंसेप्ट होगा। आपकी क्लास फीस होगी 1000 जिसमें कुछ नहीं होगा। इस 1001 रुपये में आपके पास हर चीज का एक्सेस होगा, चाहे वो आपका राजस्थान जुडिशरी का बैच है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, आपके एमपी एडीपीओ, राजस्थान एपीओ, जेएलओ, जितना भी कोर्सेज है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, आपका झारखंड, इन सभी स्टेट्स का आपके पास एक्सेस होगा। इस 1000 रुपये का एक्सेस होगा पर मंथ, एक महीने के लिए 1000 रुपये, जिसमें हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही होंगी, चाहे वो बैच की क्लासेस है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, चाहे वो आपके क्या नाम है रैपिड रिवीजन बैच है, किसी भी स्टेट के एग्जाम के रैपिड रिवीजन बैच है, उन सबका एक्सेस होगा। पर ये एक्सेस आपका मंथली होगा। अगर तो आपको ये है कि आपको ये पर मंथ वाला स्ट्रक्चर चलाना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो, और अगर आपको ये कि नहीं, आपको ये कोर्स वाला स्ट्रक्चर करना है, आपको सिर्फ एक स्टेट लेना है, देन आप एक स्टेट वाला लेना, क्योंकि उसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, आपको वन टाइम पे करना है, उसके अलावा कुछ पे नहीं करना है। देन आपके पास एक्सेस जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक रहेगा। तो उसमें राजस्थान, एमपी, तो अगर तो आपको स्टेट वाइज चलना है तो आप वो कर सकते हो, और अगर आपको स्टेट वाइज नहीं चलना, आपको ये कि 2-3 स्टेट रखने हैं ये, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। ओके, इसके अंदर आपका कोर्स का जो फीस रहेगी 1000 रुपये पर मंथ। बस इसमें एक चीज़ है कि आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस नहीं होगा, आप फी पे करोगे उससे एक महीने का एक्सेस होगा, ये इसमें रहेगा। अगर आपको लाइफ टाइम वाला है तो फिर आपको जो भी आपका स्टेट या जो भी आपका कोर्स है आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा।
ठीक है, चलो अब अपने क्लास खत्म करते हैं। ये एक चीज बतानी थी, कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हो। आज आपकी लास्ट डेमो थी, अब डेमो हम बंद कर देंगे, क्लासेस चालू करेंगे प्रॉपर। ओके, तो आपको कुछ भी अगर इंक्वायरी करनी हो तो आप कॉल कर लेना। ओके फाइन, थैंक यू। अब क्लास खत्म कर रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।